प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली से खबर है मनोज सिन्हा को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। तो जीसी मुर्मू का इस्तीफा केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जीसी मुर्मू ने कल ही दिया था इस्तीफा। मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, मनोज सिन्हा को एक नई और अहम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। नए उपराज्यपाल होंगे। तो गाजीपुर से सांसद रह चुके मनोज सिन्हा इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे वो चले थे। एक नई और बड़ी जिम्मेदारी इनको यहां पर दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब आज सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का 1 साल पूरा हुआ और इसी बीच बुधवार शाम को अचानक से जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर भी आई। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब बता दें आपको कि मनोज सिन्हा को बड़ी और नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो अब जब मनोज सिन्हा को नए एलजी का आपकी जो जिम्मेदारी वो सौंपी गई है, इससे साफ है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य जब वो था तब सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया। जीसी मुर्मू की गिनती भी प्रधानमंत्री मोदी के खास अधिकारियों में होती रही है। तो मनोज सिन्हा नई जिम्मेदारी यहां पर उनको सौंपी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हैं कोरोना के, आपको बता दें। बीते 24 घंटे में मिले 56,626 नए केसेस। वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,63,000 के पार है और इस समय 5,94,850 एक्टिव केसेस हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग महामारी से रिकवर हुए और अब तक 44,739 की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। पूरे देश के क्या परिस्थितियां हैं पूरे देश में कोरोना महामारी के मद्देनजर, बड़ी खबर के माध्यम से समझिए। 24 घंटे में इतने ज्यादा केसेस आना चिंता का विषय भी है। लगातार बेतहाशा यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। डेली नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। चलिए देश के बाद अब बात प्रदेश की और बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर 24 घंटे में मिले हैं 4,078 नए केसेस कोरोना के। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,000 से ज्यादा है। इस समय 41,973 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 60,558 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,857 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ताजा आंकड़े क्या हैं, हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। यूपी में कोरोना अपडेट क्या है, आप देखिए। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक भी कोरोना संक्रमित हैं। रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। 3 की मौत 24 घंटे में हो जा रही है। 218 नए मरीज मिल रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। डेली नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मृतकों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। आपको बताएं कि अनलॉक 3 का 5वां दिन है और फिर भी इतने ज्यादा केसेस और कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक भी अब कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। आम जनता के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी कोरोना का प्रकोप सीधा तौर पर देखने को मिल रहा है। एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। फिलहाल वो घर में ही क्वारंटीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय भी है। वहीं आपको बताएं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी पीजीआई में भर्ती हैं।
अभिषेक तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बेतहाशा केसेस बढ़ रहे हैं और अब आम जनता के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी कोरोना की एंट्री हो रही है और ताजा आंकड़े अभी लखनऊ की बात की जाए तो क्या है? देखिए नलिनी, बताएं, लखनऊ में कल की तादाद में 10 मौतें हुई हैं और 336 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के ये 7वें ऐसे मंत्री हैं जिनको कोरोना हुआ है और ब्रजेश पाठक जो न्याय विधि के मंत्री हैं, लगातार एक ऐसे मंत्री हैं जो इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और एक्टिव आदमी है, लेकिन इनको भी कोरोना ने जकड़ा है। इनके 5 दिन पहले इनकी पत्नी को कोरोना ने जकड़ा था, उसके 3 दिन पहले इनके ऑफिस के 6 कर्मचारियों को कोरोना ने जकड़ा था। तो हालात बेहद खतरनाक हैं। वहीं जो बात है पूरे और लखनऊ की करें तो लखनऊ में जो कंटेनमेंट जोनों की संख्या है वो करीब जो है 1500 के ऊपर पहुंची हुई है। तो मौतों का आंकड़ा और जो 336 कोरोना के मरीज मिले हैं, इसमें बेहद ही राजधानी में जो चिंताजनक हालात हैं। और जो यदि गाइडलाइन की बात करें जिला प्रशासन की, वो गाइडलाइन पे गाइडलाइन जारी हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा है जनता पे और ना ही कहीं लखनऊ की मार्केट में असर दिख रहा है। यही कारण है कि जो बेपरवाह लोग हैं और जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनकी कोरोना संक्रमित से मौत हो रही। कल की बात करें तो कल राजधानी में एक ऐसा दृश्य सामने आया जो कि बेहद चौंकाने वाला है और एक कोरोना पीड़ित मां को एक बेटे छोड़ के अस्पताल से भाग गया और आखिरकार उसकी 2 घंटे बाद मौत हो जाती है। तो कोरोना ने ये रूप ले लिया है जिसमें अब आम आदमी का भी जीवन बिल्कुल चरमराया हुआ है। आदमी को भय हो गया है, आदमी अपने नाते रिश्तेदार को देखना नहीं चाहता है, अस्पतालों में किसी से मिलना नहीं चाहता है और भाई बहन हो या माता पिता हो उनसे भी दूरी बनाना चाहता है। लेकिन यही लोग कोरोना से बचाव के लिए जो सुरक्षा सावधानी है उनका पालन करना नहीं चाहते बाकायदे, इससे कि चूंकि कोरोना से बचा जाए, बशर्ते बस ये है कि जो कोरोना जो मरीज देखे जाते हैं, जो आसपास में जिस पड़ोस में कोरोना का व्यक्ति पाया जाता है, उनसे वहां पे दूरी और सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा सावधानी के नाम पे जीरो लखनऊ नजर आ रहा है और यही कारण है कि पिछले 1 महीने के जो हालात हैं बेहद चौंकाने वाले हैं और लखनऊ इस समय 10,000 के ऊपर कोरोना संक्रमितों मामले में पहुंच चुका है। नलिनी, 1090 पावर हाउस के जो 2 कर्मचारी वो भी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहे हैं 48 घंटे के लिए, जिसकी वजह से बंद करना पड़ा है। क्या ताजा स्थिति है? देखिए 1090 के जो कर्मचारी हैं ये पहली बार कोरोना ने नहीं किया है, इसमें दूसरी बार कोरोना ने अटैक किया है। इसके पहले ही यहां से 98 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं पिछले 1 महीने पहले। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 कोरोना मरीज मिले हैं, इसमें लगातार जो सवाल उठ रहे थे वो ये है कि सीएमओ कार्यालय से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, चूंकि जो 1090 कार्यालय है वहां पे एक शिफ्ट में कम से कम जो लोग हैं वो 100 से 150 के लोग काम करते हैं, तो उन गाइडलाइनों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है जब कोरोना इतना अधिक फैला हुआ है। वहां पे सोशल डिस्टेंस और जो पार्ट टाइम और जो फुल टाइम की बात करते हैं तो उनको अन्य विभागों की बात करें, जो कॉल सेंटर में लड़कियां आते हैं, लड़के आते हैं, तो उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, जिसके कारण यही है कि अभी 2 मिले हैं, 2 से 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। वहीं बात यह भी करें कि लखनऊ के राजधानी जो क्वीन मेरी अस्पताल है, जो महिलाओं का अस्पताल है, वहां भी कोरोना ने दस्तक दी है और वहां भी जो कोरोना के मरीज तेजी से पाए जा रहे हैं, वहां भी संक्रमण का तेज देखा जा रहा है। तो राजधानी के हालात, कोई भी अस्पताल हो, कोई भी जगह हो, राजधानी की सुरक्षित नहीं बची है। आप थानों के मान लीजिए, जिला अस्पतालों की बात कर लीजिए, स्थानीय नागरिकों की बात कर लीजिए, जो बड़े बड़े जो लोक भवन है, मुख्यमंत्री का ऑफिस था, वहां तक दस्तक दी जा चुकी है। तो राजधानी में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं जहां पे कोरोना ने दस्तक न दी हो और ना ही कोई ऐसी जगह अब सुरक्षित बची है जहां पे कोरोना इस समय ना हो। बस ये हालात ये हैं कि आप अपने ये सुरक्षा सावधानी का ध्यान देते हैं तभी कोरोना से बच पाएंगे, अन्यथा राजधानी के हालात ये हैं कि एक इलाकों से 40-40, 50-50 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अब नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या ताजा स्थिति हमने आपको बताया। बात उत्तराखंड की, जहां पर 8,254 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और बीते 24 घंटे में 240 नए कोरोना केसेस मिल रहे हैं और इस समय 2,885 एक्टिव केसेस। अब तक 5,233 मरीज रिकवर हुए हैं और प्रदेश में अब तक 98 लोगों की मौत है और बीते 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा टेस्टिंग भी हो चुकी है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में ताजा स्थिति क्या है वो हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। रात का कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है और आपको बता दें कि अनलॉकिंग के साथ जो ताजा स्थितियां बन रही हैं उसमें भी कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक रात में केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की छूट थी जो कि बस, ट्रेन आदि से कहीं बाहर और आने जाने का काम करते थे, लेकिन आपको बता दें नाइट कर्फ्यू खत्म हो चुका है। सख्ती और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है।
मुंबई और दिल्ली से आने वाले प्रवासियों को लेकर भी उत्तराखंड की सरकार काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष गौड़, ताजा परिस्थितियां क्या है वो भी बताइए, और नाइट कर्फ्यू खत्म हो चुका है, इसके बाद सख्ती कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई? तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूरे प्रदेश में लगभग 8,000 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है। यानी कि कहा जा सकता है पिछले 1 महीने में जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि देखा जा रहा है राजधानी में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और आज जो मरीजों के जिला यहाँ अधिक मरीज जो है वो देखने को मिल रहा है। और रोजाना कहीं ना कहीं घर हरिद्वार है वो अब खराब नजर आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, लेकिन अनलॉक तरीके का आपकी आवाज ठीक तरह से आ नहीं पा रही है सुभाष गौड़, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में लगातार रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं और सुभाष गौड़ बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार काम कर रही, प्रशासन मुस्तैद है, हर गतिविधि पर नजर बनाया हुआ है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा नजर रहेगी जो मुंबई और दिल्ली से आने वाले जो नागरिक हैं उन पर सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, उनका भी टेस्ट करवाने बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस उत्तराखंड में रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। इस समय 2,885 एक्टिव केसेस हैं उत्तराखंड में, और आपको बताएं 5,233 मरीज अब तक रिकवर भी हो रहे हैं, जो कि राहत वाली बात है। लेकिन इतना ज़्यादा रिकवरी रेट बेहतर है नहीं कि हम कह सकें कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उत्तराखंड में इतने ज़्यादा केसेस आना चिंता का विषय। सरकार के मुताबिक करीब 3.5 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौटकर आ चुके हैं अब तक, और बाहर से आने वालों की वजह से ही प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर इनमें जो केसेस हैं वो दिल्ली और मुंबई से आने वालों में से हैं, और मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक इन्हें देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम, टेस्टिंग का काम और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मऊ जिले में घाघरा नदी के बीच धार में ही नाव पलट गई और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। शव मिलने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने दिवंगत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को राहत और मदद पहुंचाने के कार्य पूरी तत्परता से करने का निर्देश दिया है। घटना मधुबन थाना इलाके के चक्की मोसादोही गांव की है। घाघरा नदी में नाव पलट गई, एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। 5 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। मधुबन थाना के चक्की मुसादोही का ये पूरा मामला गांव का बताया जा रहा है, जिसमें जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से घाघरा में नाव पलट गई। तो अयोध्या ने इतिहास रच दिया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। और पीएम मोदी ने यहां कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। भूमि पूजन के दौरान मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मेहमान भी शामिल रहे और उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी जो तमाम इतिहास रचा है आज, उसके बारे में भी जानकारी वहां पर प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। लेकिन आपको ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे। ये 3 तस्वीर देखिए, रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं, भूमि पूजन में शरीक हुए और मंच पर संबोधित भी किया उन्होंने जनता को। और किस तरह से इतिहास रचा गया है, सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ये सपना पूरा हुआ, तमाम बातें रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। ये मुख्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के माध्यम से देखिए रामलला भूमि पूजन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। सबके साथ से और सबके विश्वास से ही सबका विकास करना है। पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया। वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण, जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है। तमिल में कंब रामायण, तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है। उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे,
लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है। लाओ में फ्रालाब रामायण है। मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। पत्थरों तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद लोग अब जश्न मना रहे हैं। राम भक्तों ने जमकर पटाखे फोड़े। चारों तरफ जश्न का माहौल नजर आया। हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट तक है। अयोध्या में किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, आप इसका एक नजारा देखिए। क्या पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है राम मंदिर को बनाने के लिए, और शायद इसी खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ये क्या उल्लास है और ये किस तरीके से अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही हम लोग जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ दिवाली मनाई जा रही है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। शायद यही पराकाष्ठा है। गौरव और रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल देखने को मिला। लखनऊ के 5 कालीदास स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भी जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम ने खुद दीप जलाए और आतिशबाजी की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। भूमि पूजन के बाद किस तरह से दीपोत्सव मनाया गया है उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर संकल्प एक प्रेरणा देगा। मंदिर आधुनिकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित करते हुए, कैंडल जलाते हुए और आतिशबाजियां करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल खुशियों का पल और इसी के साथ हर कोई राममय नजर आया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश कल राममय नजर आया है। दीपोत्सव मनाया गया है। रात के वक्त भूमि पूजन के वक्त भी सारा दिन पूजा पाठ का दौर चलता रहा। रामाचार्य पाठ भी सुबह हुआ था परसों के दिन। और आपको बताएं कल हर कोई उत्साहित नजर आया है। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरे देश में जहां खुशी की लहर देखने को मिली, दीपोत्सव मनाया गया, वहीं पर विधायक संगीत सोम ने भी दीप जलाए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई। विधायक संगीत सोम दीप प्रज्वलित करते हुए कल नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आम, क्या खास, क्या अयोध्यावासी, क्या पूरे देशवासी राम में नजर आए हैं। दीपोत्सव मनाया गया, आतिशबाजियां की गई हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई हैं। सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो हर कोई कल राम में नजर आया। वहीं गाजियाबाद की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पे एक छोटी सी मासूम बच्ची ने श्री राम लिखकर कैसे अपनी खुशी जाहिर की है। वही बनाए हैं। जय श्री राम। आप सबको राम मंदिर की शुभकामनाएं। राम लीला हम आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं।
जन्मदिन की शुभकामनाएं। राम लीला हम आए हैं मंदिर तो वही जय श्री राम यहाँ पर कैंडल से और लाइटनिंग यहाँ पर की गई है, दिए जलाए गए हैं एक छोटी मासूम बच्ची के द्वारा। और आप इस बच्ची के उत्साह से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशी हर प्रदेशवासी और देशवासी के जहन में देखने को मिल रही है। मंदिर वहीं बनाएंगे बोलती हुई मासूम बच्ची नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।